everyone. This session is regarding the rise of nationalism in Europe and the subtopic is the French Revolution and the idea of nation. यहाँ हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी विजुअलाइजेशन को हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में कवर कर रहे हैं एंड इट्स द लेक्चर 2. यहाँ हम देखेंगे कि आइडिया ऑफ नेशन क्रिएट करने में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल था. हम सभी जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुई और उस टाइम पर फ्रांस एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था जिस पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क रूल करता था जिसका नाम था लुई 16. फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा आउटपुट क्या आता है, वो आता है यहाँ पर सॉवर्निटी का ट्रांसफर हुआ. जो सॉवर्निटी पहले मोनार्क के पास हुआ करती थी वो सॉवर्निटी अब फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई. कैसे? आप सभी ने देखा 1791 में फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन आया और अब वहां के राजा लुई 16 को यानी मोनार्क को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना था और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था? फ्रेंच सिटीजन्स ने. तो इस तरीके से यहाँ ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी होता है. अब इतनी बड़ी रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना कोई छोटी बात नहीं होती. लोगों का यूनाइट होना जरूरी है, लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना जरूरी है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने वो कौन से मेजर्स लिए ताकि सेंस ऑफ क्रिएटिव आइडेंटिटी को कनेक्ट किया जा सके, क्रिएट किया जा सके. उनमें से पहला मेजर है द आइडिया ऑफ ला पेट्रे एंड ले सिटियोन. यहां बोला गया कि फ्रांस हमारी फादरलैंड है. जो कर्तव्य हमारा एक फादर के लिए होता है वही कर्तव्य, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस कंट्री के लिए है. तो हमें जी जान से इस कंट्री की रक्षा करनी है, जी जान से इस कंट्री के लिए खड़ा रहना है. तो ला पेट्रे एंड ले सिटियोन मीन सिटीजन्स और हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, ऐसा बोला गया. तो काफी मतलब पावरफुल मेजर है ये, राइट. सेकेंड, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर. अब फ्रांस में एक नया फ्रेंच फ्लैग आता है जो कि एक ट्राई कलर था. वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. पहले जो फ्लैग हुआ करता था वो रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता था. अब यहाँ पर नया फ्रेंच फ्लैग आया जो कि एक ट्राई कलर था. तीसरा, आप सभी को याद होगा कि राजा ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि लुई 16 राजा ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसका नाम था एस्टेट जनरल. उसमें वो टैक्स बढ़ाना चाहता था, उसी वजह से एक तरीके से रेवोल्यूशन हुई थी. वो एक बहुत बड़ा रीजन था रेवोल्यूशन को होने में. अब यहाँ कुछ चेंज आया. जो एस्टेट जनरल है अब वो इलेक्ट की जाने लगी. किसके द्वारा? बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा. और अब इसका नाम भी बदल दिया. अब एस्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था. आप सभी ने 1791 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो देखा. उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि उसने फ्रांस की जनता को, फ्रांस के सिटीजन्स को दो पार्ट में पार्टिसिपेट कर दिया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. फ्रांस की टोटल 28 मिलियन पॉपुलेशन में से केवल और केवल 4 मिलियन पॉपुलेशन एक्टिव सिटीजन्स थी. ये एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स को इलेक्ट करती थी. मतलब ये 4 मिलियन पॉपुलेशन है, ये 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करती थी. आप सभी को पता होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा. और ये 50,000 इलेक्टर्स 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे जिनको नेशनल असेंबली बोला जाता था. अब एस्टेट जनरल इस तरीके से इलेक्टेड बॉडी बनी और जो एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू इलेक्ट की जाने लगी और अब उसका नाम नेशनल असेंबली हो गया, राइट. दिस इज द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड. मार्टर्स को याद किया गया जो देश के लिए शहीद हुए हैं. ठीक है, जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने जान गंवाई है, उनको याद किया गया, उनको कमेमोरेट किया गया. ओथ ली गई कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे. नई नई हाइम्स कंपोज हुई, जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर आपने देखा इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, देयर आर मैनी. तो ऐसे ही यहाँ भी न्यू हाइम्स कंपोज की गई. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता है और सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ फॉर्मुलेट किए गए विद इन इट्स टेरिटरी. इसकी जितनी भी टेरिटरीज थी वहां पर, मतलब अब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया. ऐसा नहीं है कि कहीं कोई सिस्टम है कहीं कोई सिस्टम है, पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज किया गया. जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे वो एबोलिश किए गए और एक नया यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजरमेंट का आया. उस टाइम पर डिफरेंट रीजन्स में वेट एंड मेजरमेंट भी अलग अलग तरीके से होता था. एक जगह अगर 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है तो दूसरी जगह 900 ग्राम भी हो सकता था, तीसरी जगह 960 ग्राम भी हो सकता था, चौथी जगह 1100 ग्राम भी हो सकता था. ठीक है, मतलब सारी जगह अलग अलग सिस्टम थे. तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई
तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी और ड्यूज यहाँ पर एबोलिश किए गए, बार बार टैक्सेज आपको नहीं देना है। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, मतलब हर जगह वेट, मतलब 1 kg का मतलब अगर 1000 ग्राम होता है तो वही होगा, ऐसे ही मेजरमेंट का यहाँ पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, मतलब अलग अलग रीजन्स की जो अलग अलग बोली भाषा थी उसको डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच पूरे के पूरे नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बनी। इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये भी डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन समझ लो या फिर हमारा भाग्य समझ लो कि हम पूरे के पूरे यूरोप के लोगों को डेस्पोटिज्म से लिबरेट करके रहेंगे। मतलब ये हमने मिशन लिया है, ये हमारा टारगेट है, और चाहो तो आप इसको हमारा भाग्य भी समझ सकते हो। ठीक है, मतलब ये डेस्पोटिज्म के अंगेज थे। इन्होंने बोला हम फ्रांस को तो निकाल ही रहे हैं डेस्पोटिज्म से बाहर, हम पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से बाहर निकाल कर रहेंगे। जब ये खबरें फ्रांस में जो कुछ भी चल रहा है ये यूरोप के बाकी कंट्रीज में, बाकी शहरों में पहुंचती थी, तो लोग इनसे इंस्पायर होते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक क्लब काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उसका हेड था, आप सभी को पता है। तो फ्रांस में जब जैकोबिन क्लब बना था तो नॉन प्रोपर्टाइट सेक्शन के लोगों ने बनाया था, राइट। लेकिन जब फ्रांस के अलावा बाकी शहरों में जैकोबिन क्लब बने, क्योंकि फ्रांस का जैकोबिन क्लब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, तो लोगों ने अपने यहाँ अपने अपने कंट्रीज में जैकोबिन क्लब बनाए। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जब जैकोबिन क्लब बने तो वहां पे स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर नॉन प्रोपर्टाइट सेक्शन का रोल नहीं रहा, राइट। तो ये जो एक्टिविटी और ये जो कैंपेन थी ये क्या कर रही थी, एक मोटिवेशन क्रिएट कर रही थी। जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली वगैरह, यहाँ पर एक 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 मोटिवेशन के फॉर्म में ये सब कुछ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, आप सभी को पता है 1804 में फ्रांस में सत्ता चेंज हुई थी। 1804 में फ्रांस का राजा बना था नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट वहां का रूलर बना तो वहां पे कुछ चेंजेस लेके आया। तो उन चेंजेस को सिविल कोड ऑफ 1804 बोला जाता है, क्योंकि ये 1804 में आए थे। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नेपोलियनिक कोड। इसको क्योंकि ये नेपोलियन लेके आया था इसलिए इनको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के बेसिस पर जितने भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे वो हटा लिए गए। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कोड फ्रांस के कंट्रोल में जितने भी रीजन्स थे वहां पर भी एक्सपोर्ट किया गया। सपोज दैट ये फ्रांस है और ये वो एरिया है जो फ्रांस ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो यहाँ पर भी ये कोड अप्लाई किया गया। ठीक है, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, पीजेंट्स को इससे फ्री किया। इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन से जो भी टाउन में जो भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे उनको रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे सिटीज, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पर इन फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया जाता था। इन्हें लिबर्टी का अग्रदूत माना जाता था। मतलब ये लोग हमारे यहाँ आए हैं, अब हमारी कंट्री को भी डेस्पोटिज्म से मुक्त कर देंगे। तो फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। लेकिन इनिशियल एंथुसिज्म जल्दी ही हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया जब नेपोलियन ने टैक्स बढ़ाना स्टार्ट किया, जब नेपोलियन ने सेंसरशिप लगाई और जब नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मीज को ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिया। अब लोग परेशान हो गए, लोगों को लगने लगा ये तो डिक्टेटरशिप टाइप की आ गई है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा फ्रांस को, वो नेपोलियन को डिक्टेटर कहते हुए। ठीक है, मतलब ये वो चेंजेस थे जो नेपोलियन ने कंपलसरी कर दी थी। पहले वाले चेंजेस बहुत अच्छे थे, लेकिन टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, जिससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एक डायग्राम, ये फिगर दिखाई देता है। इसमें तो आप क्या देख पा रहे हो, ये बेस्टाइल फोर्ट है। दूसरे में बेस्टाइल फोर्ट नहीं है, ये जर्मन प्रोविंस में एक फोर्ट हुआ करता था, कैसाल। ठीक है, जो कि डेस्पोटिक रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम एक जर्नलिस्ट ने बनाया है और उस जर्नलिस्ट का नाम था
एंड्रियास रेवमान। ठीक है, एंड्रियास रेवमान ने पेंटिंग बनाई है और ये जर्मन पांचांग के कवर पेज पर बनी हुई थी। यहाँ पर एंड्रियास रेवमान ने क्या बोला है, उसने बोला है कि अगर डेस्पोटिज्म कहीं पर होगी तो जैसे बेस्टाइल फोर्ट ध्वस्त हो गया था, वैसे ही जहां जहां होगी वो सब जगह ध्वस्त हो जाएगी। द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। ठीक है, लोग अपनी फ्रीडम लेके रहेंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि रेवमान कहाँ रहता था? सिटी ऑफ मेंज में रहता था, और वो जर्मन जैकोबिन क्लब का ग्रुप का मेंबर भी था। फ्रांस वाले जैकोबिन ग्रुप का नहीं, जर्मन जैकोबिन ग्रुप का मेंबर था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है कि एंड्रियास रेवमान कौन था, तो वो जर्नलिस्ट था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और डायग्राम बुक में दिया हुआ है और इसका नाम है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ पे है? ये ज्वेबकेन जर्मनी में है। इसको बनाया किसने है? एक जर्मन पेंटर है जिसका नाम है कार्ल कैस्पर फ्रिड्ज। इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। और इस पेंटिंग में क्या है कि जब ये जो मतलब फ्रेंच आर्मी जो ट्रूप्स वगैरह हैं, ये लोगों को परेशान कर रहे थे। जब आपने देखा ना कि नेपोलियन ने एक तरीके से टेरिटोरियल एक्सपांसन कर दिया था, तो टेरिटरीज को जीतना अपने अंडर में करना उतना आसान तो नहीं होता है। वॉर वगैरह तो होते ही हैं, लोग परेशान तो होते ही हैं। तो यहाँ पर इसका क्या है कि मतलब जब फ्रेंच आर्मीज मतलब जा रही थी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ पर देखो, एक किसान को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, यहाँ पर जो युवा महिलाएं हैं उनको परेशान किया जा रहा है, किसानों के जो भी ग्रेन्स वगैरह है उनको लूटपाट की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो ट्री है स्वतंत्रता का वृक्ष, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कुछ भी कर लो, हम स्वतंत्रता लेकर रहेंगे, हमसे आजादी और समानता लो। ठीक है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये मॉडलिटी का मतलब ह्यूमैनिटी का मॉडल है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे किया गया है। तो बस ये याद रखना है कि जो पेंटिंग है ट्री ऑफ लिबर्टी वाली, ये कौन से शहर की है? ये ज्वेबक्रेन जर्मनी की है, और ये किसने बनाई थी? कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाई थी। इसके अलावा एक और डायग्राम है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को एक पोस्टमैन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, और वहां से जो भी लेटर्स निकल रहे हैं उस पर एक एक प्रोविंस का नाम है। ऐसा हुआ था 1813 में कि एक बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ लाइप्जिग बोला जाता था। बैटल ऑफ लाइप्जिग में नेपोलियन हार गया था और उसने बहुत सारी टेरिटरीज उसकी लॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर इन लेटर्स पे वो टेरिटरीज लिखी हुई है जो उस टाइम पर लॉस्ट हो गई थी। ठीक है, आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया है तो सेशन को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें।